नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी, वरिष्ठ पत्रकार, लेखक, चिंतक। भाऊ तोरसेकर जी जुड़ गए हैं मुंबई से। भाऊ, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। नमस्कार। नमस्कार। भाऊ, चारों तरफ अगर नजर दौड़ाएं देश में, तो विपक्ष इस समय हताश, निराश और कहीं कहीं इनकी बौखलाहट भी अब दिखाई देने लगी है। वर्चुअली कुछ मुहिम चलाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया मंचों पर अभी भी कितने भारतीय हैं और वो कितने गुमराह किए जा सकते हैं, उनकी सीमित संख्या है। और चूंकि एक प्रामाणिक लीडरशिप भारत के पास है, तो जब तक उन पर कोई पुख्ता आरोप ना हो या उनके खिलाफ कुछ ऐसे तथ्य ना हो कि नई पीढ़ी को भड़काया जा सके, तब तक ये वर्चुअली जितनी भी मुहिम चलाई जा रही हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। आपको क्या लगता है, फरवरी 2027 में 5 राज्यों में चुनाव हैं, फिर 27 में ही गुजरात और हिमाचल में भी चुनाव हैं। अभी सिरे से ये लोग 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद अलग अलग राज्यों में हारे हैं। केरल को छोड़ दें तो कांग्रेस को कहीं सफलता नहीं मिली है, वहां भी सहयोगियों के साथ सत्ता में आई है। तो ऐसे में क्या लगता है कि ये शांति से बैठेंगे? जो इन्होंने 13 महीने का वो गदर मचवाया था दिल्ली में या दूसरी जगहों पर, उस तरह की कोशिशें नहीं करेंगे? बार बार ये आह्वान भी कर रहे हैं कि जैन जी सड़कों पे उतरे, नीट की परीक्षाएं रद्द हो गई, पेपर आउट हो गए। इस तरह की हरकतें लगातार कर रहे हैं ये लोग। नहीं, वो तो करेंगे ना। वो भी ना करे तो करे क्या। जनता से इनका संपर्क टूट गया। ये मीडिया के गोद में जाकर बैठ गए। मैं गोदी मीडिया नहीं बोलता, मैं बोलता विपक्ष मीडिया की गोद में जाकर बैठा है। और इसलिए विपक्ष की राजनीति पूरी जो है वो उनकी नहीं है, वो मीडिया के गोद में बैठकर चल रही है। और जब तक आप जमीन को पाँव नहीं लगाएंगे तब तक आप अपने पैरों पर खड़े नहीं होंगे। हाँ, चिल्लम चिल्ली बहुत होती है। आपके घर में बच्ची है, मेरे घर में बच्ची है, नाती ने हमारी, तो वो आके आपको डिस्टर्ब करती रहती, तो करने दो ना, थोड़ा एंजॉय भी करते हैं। मैं इनको एंजॉय करता हूँ। आजकल मैं विपक्ष की राजनीति को एंजॉय करता हूँ। ये थोड़ी देर में भूल जाते हैं। आपकी बच्ची है घर में, आपने देखा होगा कि कोई मुद्दा लेकर आएगी, जोर शोर से बात करेगी और इधर उधर हो गया। 2 घंटे के बाद उसको ही याद नहीं रहता कि साले दादा के साथ किस पर झगड़ा हुआ था, दादी के साथ किस पर झगड़ा हुआ था। तो ऐसी बचकानी राजनीति जो है उससे, ठीक है जेनजी रास्ते पर आए, अरे जेनजी तो बंगाल के रास्ते पर आ गई है। आज रास्ते पर बंगाल में कौन है वो तो देखो कम से कम। और बंगाल पूरा नेपाल से सटा हुआ है। जिस नेपाल के अनुभव के आधार पर आप जेनजी 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 लगाए बैठे हो, आपको पता तक नहीं जेनजी के दिमाग में क्या चल रहा है। उसी जेनजी ने आज बंगाल में पूरा इतना बदलाव करके दिखाया है कि वो एक लहर निकली है, वो पाकिस्तान तक पहुंची है। पाकिस्तान में 13 जगह पर लाहौर में जो नाम बदले गए थे वो फिर से हिंदू नाम रखे गए। तो उधर पूरब में देखो तो बांग्लादेश में हड़कंप मचा है। ये समझने की बात है, लेकिन बच्चों के समझ में बातें ऐसी नहीं आती। बच्चों के समझ में नहीं आती, ना विपक्ष के समझ में आ रही है, न राहुल गांधी के समझ में आ रही है। तो ये इससे उठेंगे नहीं। ये देखो 2024 का जो चुनाव था, वो चुनाव ये लोग जीते नहीं थे, ना कि बीजेपी हारी थी। उसमें बीजेपी के टीम में जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है आरएसएस, उसने अपना हाथ थोड़ा सा पीछे लिया था। तो उसके परिणामवश जो नतीजा है, इनको लग रहा है वो हमारी जीत है।
अब आपको रास्ते पर जाते हुए कोई लॉटरी का टिकट बड़ा मिला, आपने वो उठाया और उसको गलती से आपका नंबर निकल आया, उसमें आपको बहुत बड़ी राशि मिल गई, तो वो राशि आपकी कमाई नहीं है ना। एक बात होता है ना, हौद होता है, जहां हम घर में पानी संभाल कर, आजकल टंकियां होती है, पुराने जमाने में हौद होता था, तो उसमें जो पानी भरा हुआ है वो जिंदगी भर चलने वाला नहीं है, आपको बार बार भरना पड़ेगा। लेकिन आपके पास कुआं है तो आपको पानी भरना नहीं पड़ता। तो ये फर्क है। जो 2024 के नतीजे थे वो गलती से आपके हाथ लगा हुआ लॉटरी का टिकट था, और उससे कोई 37 पर अखिलेश जाकर पहुंचा, कांग्रेस 99 पर जाकर पहुंची, मोदी जी 240 पर आकर अटक गए। ठीक है, वो सच्चाई थी, लेकिन इसका कारण ये था कि बीजेपी के जो खेमे में एक बड़ा खिलाड़ी था, वो उस वक्त नहीं खेला था, उसने थोड़ा नाराज था, जो भी कुछ बीमार था, जो भी कुछ था, तो वो आपकी ताकत नहीं बनती। वो रिकवर होकर अगर फिर से मैदान में आ जाए, तो बस पिछले 2 साल में हम जो देख रहे हैं वो वही है। वो जो बीमार था खिलाड़ी या नाराज था, वो मैदान में उतरा है और आप बुरी तरह से हार रहे हो। तो आपको सोचना पड़ेगा, आपकी राजनीति अगर आगे लेकर जानी है तो आपको क्या करना है। मेरा सुझाव है, मैं मानता हूं कि डेमोक्रेसी में अपोजिशन होना चाहिए, और अगर आप अपोजिशन की नहीं होना चाहते, आप विपक्षी की राजनीति ढंग से करके सरकार को घेर नहीं पाते, तो आपके लिए कोई जगह नहीं है। दूसरा कोई अपोजिशन बनकर खड़ा होगा। आपको थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। देखो, 77 में देश की जनता ने जनता पार्टी को चुनकर दिया था। इसके लिए जनसंघ था, सोशलिस्ट पार्टी थी, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन थी, सीएफडी थी, बहुत छोटे मोटे बीकेडी थी, अलग अलग लोक दल था। ये सब पार्टियां इकट्ठा हो गई और उन्होंने जनता पार्टी बनाई। लोगों ने उनको सत्ता दे दी, 292 वगैरह सीटें जनता पार्टी की आई थी, तो कांग्रेस हार गई थी। लोग कांग्रेस को हराना चाहते थे, बदलाव लाना चाहते थे, लेकिन बदलाव लाए इसका मतलब जो कुछ कचरा हमारे सामने आ जाए उसको हम चुपचाप स्वीकार नहीं करेंगे। उससे तो अच्छा है कि इंदिरा गांधी थी, लोगों ने 2.5-3 साल में फिर से इंदिरा गांधी को लाकर सत्ता में खड़ा कर दिया। उसके बाद जो टुकड़े हुए जनता पार्टी के, उसमें से कुछ टुकड़े आज भी हम इधर उधर देख पाते हैं। कोई इसको जनता दल करता है, कोई राष्ट्रीय जनता दल कहता है, कोई जनता दल सेक्युलर बोलता है। लेकिन एक बात समझ लो कि उसके बाद उसमें जो एक धड़ा जिसका नाम जनसंघ था, वो 80 के बाद जनता पार्टी से अलग होकर उसने तय किया कि जनता रेडी है, कोई लीडर या कोई पार्टी तैयार नहीं है तो हम वो पार्टी बनेंगे। कांग्रेस को अल्टरनेटिव जनता को चाहिए, हम वो अल्टरनेटिव बनेंगे। और 80 के बाद जब पहला चुनाव लड़े 84 में, और उसमें बीजेपी की बुरी हालत थी, ठीक है, लेकिन वो हमेशा कोर्स चेंज करते रहे, बदलाव करते रहे, सुधार करते रहे, और आज वहां पहुंचे। तो आज जो अपोजिशन में बैठे हैं वो बिल्कुल उस 77 की अपोजिशन के तरीके से बर्ताव कर रहे हैं। तो लोग उनको नकार कर नया कोई अपोजिशन आके खड़ा हो जाता है तो उसके साथ लोग खड़े हो जाएंगे। जैसे हमने देखा कि तमिलनाडु में दो डीएमके द्रविड़ पार्टियों के बीच में पिछले 40-50 साल से राजनीति फंसी थी। वोटर ने उनको बाहर निकाला। उनको बाहर निकालने वाला कोई अल्टरनेटिव चाहिए था, विकल्प चाहिए था। थलपति विजय ने वो विकल्प दिया। अब थलपति कितने दिन चलेगा मुझे पता नहीं, लेकिन आपको याद होना चाहिए 2011 में जब ममता दीदी खड़ी हो गई तो कांग्रेस सीपीएम को हटाकर आहिस्ते आहिस्ते करके उन्होंने मेन पार्टी टीएमसी को बनाया। लेकिन टीएमसी को मेन पार्टी बनाने के बावजूद ममता दीदी ने वो रिलीफ नहीं दिया जिसके लिए लोगों ने परिवर्तन किया था। तो लोग ट्राई करते रहे। 11 में सीपीएम या लेफ्ट फ्रंट 2 नंबर की पार्टी थी,
2016 में कांग्रेस 2 नंबर की पार्टी बनाकर लोगों ने देखा कि ये ममता को टक्कर देते हैं कि नहीं। तो 2021 में बीजेपी को 2 नंबर की पार्टी बनाकर लोगों ने बंगाल में खड़ा कर दिया, और बीजेपी उस आधार पर आज सत्ता तक पहुंची। विपक्ष का काम उस ढंग से होना चाहिए। लोग आहिस्ता आहिस्ता आपको ट्रायल एरर के मेथड से चुनकर लाते हैं, और आप जब लगता है कि हाँ ये कर सकते हैं तो आपको सत्ता पर बिठाते हैं। आज की जो पार्टियां विपक्ष से नाच रही है, गठबंधन बना के हो या अपनी अपनी ताकत से हो, वो एक बात भूलते हैं, उनको लगता है कि दूसरे को ही मेहनत करे और हम सत्ता में आ जाए। लोग नाराज हो जाएंगे, आज नहीं तो कल बीजेपी से नाराज हो जाएंगे, तो लोगों के सामने हमको छोड़कर और कोई अल्टरनेटिव नहीं। ऐसा नहीं होता। मैं आपको उसका भी एक उदाहरण दूंगा, शायद 20-25 साल पहले का है, जब येदियुरप्पा और बीजेपी में कर्नाटक का जो अंदरूनी झगड़ा चल रहा था, इसमें इनको इतनी मस्ती हो गई थी, बहुत सारी मस्ती हो गई। जब मेरा ख्याल है नितिन गडकरी बीजेपी के अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो येदियुरप्पा को यह बताया गया कि लोकपाल का जो आरोप है वो कोर्ट में जाकर वो साफ करके लाओ। उसके बाद भी येदियुरप्पा को उन्होंने फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनाया बीजेपी ने। इतनी बीजेपी में हाईकमांड कल्चर उस वक्त आ गई थी। तो इनको लगता था कि लोग अगर देवेगौड़ा से नाराज है तो हमारे पास आ जाएंगे, नहीं आए। लोग वापस कांग्रेस के पास गए और एसएम कृष्णा मुख्यमंत्री बने थे। तो लोग किसी से नाराज है इसलिए आपके पास आएंगे, ये आउटडेटेड थियरी है। लोगों के पास मल्टीपल चॉइस है। 30-40 साल पीछे जाओ, आप या तो एम्बेसडर ले लो, वरना या तो फिएट ले लो, इसके या जीप ले लो। 3 गाड़ियां छोड़कर आपके पास चॉइस नहीं था। आज आपके सामने डजनों चॉइस है। ऐसे जमाने में आपको विपक्ष बन के खड़ा रहना है तो आपको गंभीरता से विपक्ष की राजनीति करनी पड़ेगी। और इसलिए मैं कहता हूं कि आज ये लोग विपक्ष के राजनेता है या पार्टियां है, वो मीडिया में फंसी है, वो जमीन पर है ही नहीं, जनता में नहीं है वो। और ये इसका सबसे बड़ा सबूत आपको चाहिए तो बंगाल के चुनाव में देखो। बंगाल के चुनाव में अपोजिशन यानी बीजेपी का अपोजिशन जो है वो ममता को कोई हरा नहीं सकता, ये छाती ठोकर ममता नहीं बोल रही थी, उतना मीडिया बोल रहा था। तो हारी मीडिया, ममता नहीं हारी, मीडिया हारी है, और उसके गोद में बैठी हुई ममता अपने आप हार गई। तो आपको अगर विपक्ष की राजनीति करके खड़ा रहना है मोदी युग में, तो आपको सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा, आप मीडिया के गोदी से उतर जाओ, जमीन पर पांव लगाओ, जमीन पर खड़े होना शुरू करो, आहिस्ता आहिस्ता चलोगे, आहिस्ता आहिस्ता दौड़ोगे। अब इसकी शुरुआत कहां से होगी? एक चस्का होता है, मैंने सिगरेट छोड़ी है तो उसका एक तरीका होता है, तो वैसे आपको उस चस्के से निकलना है तो आहिस्ता आहिस्ता निकलना पड़ता है। और मैं मानता हूं इसकी शुरुआत वहां से होगी, हर विपक्ष की पार्टी को अपने पार्टी में जितने प्रवक्ता है उनको सैक करना पड़ेगा। पार्टी का कोई भी प्रवक्ता किसी भी चैनल पर नहीं दिखाई देगा, यह पहला रूल होगा जहां से विपक्ष का रिसर्जन शुरू हो सकता है। यह मैं मानता हूं कि पहली बात, हमारी पार्टी मीडिया में होनी ही नहीं चाहिए। ये लोग हर दिन मीडिया में जीतते, पिछले 12 साल हम देख रहे, लेकिन चुनाव आता है तो हार जाते हैं। इसका कारण डायग्नोसिस ये हो सकता है कि आप मीडिया में फंसे हो, मीडिया में जीतना चाहते हो, चुनाव हारे तो परवाह नहीं। तो चुनाव जीतना है तो वहां से शुरुआत करनी पड़ेगी कि आपकी खबर मीडिया में ना हो, जमीन पर हो, जनता पर हो, जनता के मन में हो, तब आपका रिसर्जेंस, पुनरुज्जीवन शुरू होगा। ये तो ओपन बुक है कि भारतीय जनता पार्टी यहां तक कैसे पहुंची है, राज्य दर राज्य वो जीत कैसे दर्ज कर रही है, लोगों का विश्वास कैसे अर्जित कर रही है,
ये ओपन बुक को भी पढ़ने को तैयार क्यों नहीं है? वही तो मैं आपको बता दूं, जब देखो आपने देखा होगा 6 महीने पहले से ठाकरे ब्रांड, ठाकरे ब्रांड, ठाकरे ब्रांड, पवार ब्रांड हमारे मराठी मीडिया में महाराष्ट्र में कितना जोर शोर से चल रहा था। दो बिछड़े हुए भाई 20 साल बाद इकट्ठा हो गए, ठाकरे ब्रांड। यहां से राज ठाकरे आए, उद्धव से उद्धव ठाकरे आए, दोनों ने एक दूसरे के कमर पर हाथ रखे, एक एक के अपने दूसरे हाथ ऊपर उठाए, फोकस उन पर था और पूरा मीडिया इवेंट हो गया। आज ठाकरे ब्रांड उस मीडिया के दिमाग से भी निकल गया। क्यों हुआ? और उसमें उसके बाद जो 29 कॉरपोरेशन के चुनाव हुए, अलग अलग राज्य भर फैले हुए नगर परिषद, नगर पंचायत के चुनाव हो गए, जिला परिषद, तहसील के चुनाव हो गए। हर चुनाव में बीजेपी और महायुति जीत गई। तो उसके बाद इस चुनाव के नतीजे पर रिएक्शन देते हुए जब मुख्यमंत्री बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस को पूछा गया तो उन्होंने मीडिया के आभार माने, बोले आपकी मेहरबानी। अगर बीजेपी और महायुति महाराष्ट्र में इतने बड़ी संख्या में जीत गई है, उसका सबसे बड़ा श्रेय मीडिया का है, क्योंकि आपने हमारे विपक्ष को मीडिया में लपेट कर रखा था, जमीन पर उतरने नहीं दिया। हर जमीन में थे, हम मीडिया में नहीं थे। हम हर दिन मीडिया में हारते थे, हम हर ब्रांड के सामने मीडिया में हारते थे, लेकिन हम जनमानस में थे। अगर आपने विपक्ष को जनता में जाने की सहूलियत दी होती और मीडिया में खड़ा ही नहीं होने देते तो शायद हमें लड़ना पड़ता, टक्कर करनी पड़ती। ये ओपन बुक, आप ये ओपन सीक्रेट है। देवेंद्र फडणवीस ने ओपनली बताया है कि हम लड़ना चाहते थे लेकिन बिना लड़े ही जीत गए, क्योंकि विपक्ष को मीडिया ने अपने चंगुल में फंसा कर रखा था। तो विपक्ष को अगर विपक्ष की राजनीति करनी है तो मीडिया के चंगुल से बाहर निकलना पड़ेगा। अब इनको जबरदस्ती अमित शाह, नरेंद्र मोदी उनकी कॉलर पकड़कर तो बाहर नहीं निकाल सकते, आपको खुद को बाहर निकलना पड़ेगा। आप किसी रूम में बैठे हो और अंदर से उसकी कुंडी लगाए बैठे हो तो अंदर की कुंडी आपको खोलनी पड़ेगी, बाहर से कोई हाथ अंदर डालकर कुंडी निकाल नहीं सकता। भाव, एक घटना घटी है जो मैंने शुरू में कहा था कि वर्चुअली एक मुहिम शुरू की गई। 5-6 दिन पहले सीजेआई किसी मामले की सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने एक कमेंट किया कि जो बेरोजगार युवा हैं, और स्पेसिफिकली सभी बेरोजगार युवाओं के बारे में उन्होंने टिप्पणी नहीं की थी, एक सेगमेंट है, एक तबका है जो व्यवस्था को, सुप्रीम कोर्ट को भी निशाने पर लेकर के सोशल मीडिया पर मुहिम चलाता है, कमेंट करता है। उनके बारे में उन्होंने कहा कि ये कॉकरोच की तरह है। तो 6 दिन पहले उनके बयान के अगले दिन अमेरिका में बैठा हुआ एक नौजवान अभिजीत दीमके करके है, उसने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई वर्चुअली, उसका नाम रखा कॉकरोच जनता पार्टी, और उस पर फॉलोवर्स बनने शुरू हुए। कल तक वो फॉलोवर्स की संख्या 1,30,00,000 के आसपास थी। इंस्टाग्राम पर भी 80 लाख से ज्यादा, 86 लाख के आसपास थी। और जो उसके वीडियो फिर आने शुरू हुए तो लोगों ने सर्च किया, पता लगा ये आम आदमी पार्टी के साथ 3 साल तक वॉलंटियर के रूप में काम कर चुका है। मनीष सिसोदिया की एजुकेशन मिनिस्ट्री में उनका सलाहकार रह चुका है, और अब वर्चुअली एक कॉकरोच जनता पार्टी बना करके बड़े बदलाव की हुंकार भर रहा है। यानी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ने या जॉर्ज सोरोस के जरिए एक मुहिम शुरू की गई
और पता लगा कि टर्की, पाकिस्तान, खाड़ी के देशों के लोग भी फॉलो कर रहे हैं वर्चुअली। तो ये जो कोशिशें हो रही हैं और जैन जी को इकट्ठा करने की जो कोशिशें वर्चुअली हो रही है सोशल मीडिया के जरिए, इसका कोई प्रभाव होता है क्या आम जनमानस पर या भारत की जनता पर? बहुत बड़ा प्रभाव होता है। हमने अभी अभी बंगाल में देखा है ना, कितना बड़ा प्रभाव होता है। जो ऐसी मुहिम शुरू करते हैं उनको ही मार खानी पड़ती है। इससे और क्या प्रभाव आपको चाहिए? देखो, एक हाथी निकल कर जा रहा है, 10 कुत्ते कुत्ते भौंक रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको कुत्ता क्यों भौंक रहा है, क्यों भौंक रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, भौंकने दो भैया। हाथी तो निकल गया ना, हाथी तो निकल गया, हाथी का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ये ऐसे मुहिम जो है, उसी बारे में तो सीजीआई ने कहा है, ये कुत्ते भौंक रहे और हाथी निकल जा रहा है। तो ये कुत्ते भौंकने वाले में जिनको इंटरेस्ट है, उनके लिए मुहिम जोर शोर से चलती है, लेकिन उसका परिणाम आम जनता पर, व्यवहार पर नहीं होता। इसलिए मैंने बीच में बोलते हुए आपको उदाहरण दिया कि बंगाल में ऐसे ही कॉकरोच पार्टी बहुत जोर से जीत रही थी, साला 4 मई के बाद गड़बड़ हो गई। एक बात होती है ना, देखो, अभी अभी धुरंधर और धुरंधर 2 आ गया, उसका कहीं भी प्रमोशन नहीं किया गया। ट्रेडिशनली जिस ढंग से प्रमोशन किया जाता है, ऐसा कुछ भी प्रमोशन उन्होंने नहीं किया। एक फंक्शन किया जिसमें ट्रेलर दिखाया, ट्रेलर इंटरनेट पर आ गया और फिल्म कितनी चल गई। और इसमें जो एक्सपर्ट है वो तो उसको 1 नंबर तक नहीं देना चाहते थे। ये बहुत पिटेगी, 3 दिन में, 2 दिन में पिटेगी, इस पर ज्ञानी लोग अपना ज्ञान दे रहे थे। फिल्म चल गई, और एक ही नहीं चली, उसका दूसरा पार्ट 3 महीने में आ गया, वो भी चल गई। तो प्रभाव बड़ा है। कितना प्रभाव है कि पूरी बॉलीवुड ही जमीन दोस्त हो गई। इसको मैं प्रभाव मानता हूं, उसको मैं प्रभाव मानता हूं। देखो, बीमारी होती है ना, उससे लोग प्रभावित होते हैं। ये बीमारी है, तो आने दो। कोरोना का भी प्रभाव बहुत था, तो उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन कॉकरोच तो अपना काम कर दे ली। करोड़ों, 32 करोड़ वर्षों से अलग अलग प्रॉब्लम से निकलकर बचकर आया है, तो कॉकरोच बचकर आया। लेकिन कॉकरोच ने दुनिया पर राज नहीं किया है, ये भी समझो। अगर एक सजीव है जो अलग अलग भूकंप हुए, अणुबॉम्ब गिर गया, ये सब होने के बावजूद बचा, ऐसा एक सजीव है जिसका नाम कॉकरोच है। लेकिन कॉकरोच ने दुनिया में किसी देश में अपनी सत्ता प्रस्थापित की, ये भी हमारे सामने कोई नहीं आया। तो कॉकरोच को कॉकरोच रहने दो, वो अपनी जगह खुश होता है। तुम अलग अलग जंतुनाशक या जो कुछ पैदा करो, हम पर मारो, हम मरेंगे नहीं, हम खत्म नहीं होंगे, लेकिन उससे और प्रभाव उसका वो पैदा नहीं होता। तो कॉकरोच पर चिंता करते रहो। कॉकरोच पर अगर वो नहीं होगा तो वो कॉकरोच को मारने वाले लाल हिट, काला हिट मार्केट में चलेंगे कैसे? तो वो चलता रहता है, वो चलता रहता है। और ऐसे जो कुछ होता है, एक मेलोडी चॉकलेट लेकर मोदी इनको खत्म कर देते हैं। एक वो जो इताली की प्राइम मिनिस्टर है, उसको एक चॉकलेट का पैक दे दिया, मेलोडी। 4 घंटे में 11 करोड़ लोगों ने वो रील देखी। बिल्कुल, वो रील देखी। तो ये भी होता रहता है, हाथी अपने रास्ते से निकलता जाता है, कुत्ते भौंकते रहते कि बवाल करेंगे और गड़बड़ करेंगे, धांधली करेंगे, उसका परिणाम कुछ नहीं होगा। हाथी राज करता रहता है। तो इस पर तीन ज्यादा ध्यान देने की मैं जरूरत नहीं मानता। ये मैंने बोला ना, ये खुजली जो होती है, तो कुछ लोगों को उसमें इंटरेस्ट होता है, कुछ लोगों को इंटरेस्ट रहता है।
तो उनके लिए ये, उनका भी देखो, उनका भी एक मार्केट है, उस मार्केट में चीजें आती रहेगी, चलते रहेगा मार्केट। गरीबी हजारों साल से मिटाने की कोशिश हो रही, गरीबी खत्म नहीं होती, प्रॉब्लम खत्म नहीं होते, सवाल खत्म नहीं होते। जो खत्म होने वाले सवाल नहीं है और उसके जवाब हम ढूंढते बैठ जाएंगे तो हम अपनी जिंदगी के असली सवालों की तरफ मुड़कर भी नहीं देख पाते, और नहीं देख पाते तो हमारा नुकसान होता है। तो ऐसे सवाल पूछने वालों को अपनी जिंदगी जीने दो, हम हमारे जो असली सवाल है हम उन पर रहेंगे। तीन उदाहरण हमारे सामने हैं। एक एक की बात और बता दूं आपको, ये जो होता है ना वो आपको इरिटेट करने के लिए होता है। मैं इरिटेट नहीं होता, मैं उसको पीठ दिखाकर इग्नोर करके निकल जाता हूं। अब देखो, राहुल गांधी बंगाल पहुंचे, जितना ममता का नुकसान राहुल गांधी ने किया है उतना तो बीजेपी ने, मोदी शाह ने नहीं किया है। तो कॉकरोच भी इस व्यवस्था में जरूरी होते, जरूरी होते। तो कॉकरोच कॉकरोच का काम करेगा। अब राहुल गांधी यूपी पहुंच गए, मोदी शाह से पहले बीजेपी के लिए चुनाव का काम राहुल गांधी ने शुरू कर दिया है, तो उनकी भी जरूरत होती है समाज में। तीन उदाहरण हमारे सामने हैं। एक की चर्चा आपने की तमिलनाडु की, कि वहां विजय एक विकल्प के रूप में दिखाई दिए लोगों को और उन्होंने चुन लिया विजय को। पंजाब में 2022 में यही हुआ था, आम आदमी पार्टी को चुन लिया था वहां के लोगों ने। और एक केरल का उदाहरण, वहां पर कोई और तीसरा विकल्प था नहीं, इसलिए कांग्रेस को ही चुन लिया। और राष्ट्रीय स्तर पर आपको कोई एक भी चेहरा, एक भी ऐसा नेता दिखाई देता है कि अगर कोई मोदी जी से नाराज हो, उनके कामों से नाराज हो, तो वो उस चेहरे के पीछे खड़ा हो जाए जाकर के? मुझे तो नहीं दिखाई देता। और 2010 के पहले मोदी का भी चेहरा कहाँ था? केजरीवाल नाच रहा था ना। आज ये कॉकरोच पार्टी बनाने वाला है, उसका विधाता नियंता जो है वही तो 2010-11 में हमें दिखाई दे रहा था। मोदी तो नहीं थे सामने। लेकिन जब वैक्यूम पैदा होता है, एक माहौल और परिस्थिति पैदा हो जाती है, तो वो कहीं होता है, वो सामने आकर खड़ा हो जाता है, हम उसको स्वीकारते। अगर मोदी गलती करे तो उसके लिए भी डेस्टिनी ने व्यवस्था रखी है। वो ऐसा कोई इंसान, वो कोई नेता है कहीं, हमको पता नहीं है। लेकिन जब परिस्थितियां पैदा हो जाएगी तो वो सामने आके खड़ा हो जाएगा। तो ये जो थलपति विजय, वो कहाँ था? नहीं था। वो अचानक से तमिलनाडु की राजनीति में आकर खड़ा हो गया। 5 साल पहले आप जाओ तो रजनीकांत आने वाला है उसकी चर्चा थी, लेकिन ऐन समय पर रजनीकांत पीछे हट गया, कमला हसन आगे आ गया वो जगह लेने के लिए, लेकिन उसको लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं किया। तो ये बातें होती रहती। देखो, मैं मानता हूं कि इस व्यवस्था में, इस घटनाक्रम में मेरी जो जिम्मेदारी है मैं उठा लेता हूं। मैं डेस्टिनी बनने की कोशिश नहीं करता। लेकिन ये होते आया है, हजारों सालों से होता आया है। तो अगर मोदी शाह गलती करेगी, बीजेपी गलती करेगी, तो उनका भी अल्टरनेटिव आ जाएगा। कोई अमर पट्टा लेकर नहीं आता। जहां तक आपकी जिम्मेदारी है पूरी करो, निकल जाओ, नहीं तो धक्के मारकर निकालेंगे। सीपीएम की हेजीमनी खत्म करने के लिए ममता स्टॉप गैप अरेंजमेंट थी। आज जिस तरीके से बंगाल की जनता ने शुवेंदु अधिकारी और बीजेपी को लाया है, वो अगर जिम्मेदारी से काम नहीं करेंगे, लोग उनको हटाएंगे। उनको हटाने वाला कौन है, इस पर चर्चा मैं नहीं करता। इसलिए नहीं करता कि मेरी नातिन को पसंद आने वाला लड़का कौन होगा और वो आगे जाकर कौन सी क्षेत्र में कुछ करेंगे या उनके बच्चे कैसे होंगे, उस पर चर्चा मैं नहीं करता और करना भी नहीं चाहता। कि वो जो है वो उसका माहौल होना चाहिए। जो वर्तमान होता है उसका भविष्य होता है। और अगर हम देख रहे हैं कि अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो
और बीजेपी की जो लीडरशिप है वो समझ बूझकर काम कर रही है, तो उसके अल्टरनेटिव की आज जरूरत नहीं है। मुझे एक मजेदार किस्सा याद आता है, जब हमारे यहाँ कंप्यूटर वगैरह बहुत कुछ नहीं था, ऐसे समय में एक बात हुई थी कि शम्मी कपूर ने कंप्यूटर यूजर्स एसोसिएशन बनाई थी। शम्मी कपूर ने वो अपना ही मजाक उड़ाते हुए इंटरव्यू में कहा कि उस वक्त इंडिया में बहुत सारे कंप्यूटर नहीं थे, लेकिन मैं लंदन गया था, वहां से सॉफ्टवेयर लेकर आ गया। यानी ऐसी बात हो गई कि मुझे कंप्यूटर लेना है, लेकिन पेट्रोल पहले परचेस करके लाया। तो ये चर्चा मुझे वैसी लगती है कि 15-20 साल बीजेपी के बाद कोई अल्टरनेटिव चाहिए, उसकी चर्चा हम आज कर रहे हैं। वो फिल्मों में ठाकुर और चौधरी बताते ना कि बचपन में बच्चे पैदा हो गए, उनकी शादी तय कर देते, वैसे ये कल्पनावश होता है। मैं उसमें जाना नहीं चाहता। मैं मानता हूं कि आज उसकी जरूरत नहीं है, उस पर चर्चा करने की आज जरूरत नहीं है। हाँ, अगर गलती मोदी वगैरह करेंगे, ये समाज उनका भी अल्टरनेटिव खड़ा कर देगा। ये मैंने मेरी नानी ने कही हुई कहानी याद आती है। एक बार ये ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते थक जाते, ये क्या दुनिया चलाना, झंझट चला, जाने दो, हमको भी छुट्टी चाहिए, उठकर निकल जाते। बाढ़ में गई दुनिया, साली डूब गई तो जाने दो। और निकल कर आते 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 एक कोई बंजर जमीन के सामने से निकलते, तो एक बुढ़िया बैठी है, उसकी सामने एक टोकरी है, उसमें बहुत सारे अंडे हैं। वो निकल जाते हैं आगे, और आगे जाकर सोचते हैं ये बुढ़िया यहाँ क्या कर रही है, क्या कर रही है, यहाँ तो निर्जन है, इसके अंडे भी खरीदने वाला कोई दिखाई नहीं देता। तो वापस लौटते और बुढ़िया को पूछते तू क्या कर रही है। बोले कुछ नहीं, मेरा काम है ये अंडे लेकर बैठ जाना। तो बोले क्या करते हैं इस अंडों को। कुछ नहीं, बोलते क्या है कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश काम करने से थक जाते हैं और दुनिया बंद होने का समय आ जाता है, तो मैं अंडा फोड़ती हूँ, उसमें से नए ब्रह्मा विष्णु निकल आते हैं और वो दुनिया चलाते। ये भागे दौड़े ब्रह्मा विष्णु वापस आकर काम पर बैठ जाते। तो हम खुद को ज्ञानी समझने वाले लोग होते हैं ना, वो ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे होते हैं। तो हमसे भी आगे, तो मैंने नानी को पूछा था वो बुढ़िया कौन थी, बोले उसका नाम आदि माया है, नियति होती। तो वो परिस्थिति पैदा करती है, उसका सवाल भी वो तैयार रखती है, समय आने पर वो अंडे से बाहर आता है। भाव बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर आपने गहन विमर्श और चर्चा की। उम्मीद है दर्शकों को ये चर्चा अच्छी लगी होगी। तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और भाव का हिंदी में भी चैनल है प्रतिवाद, उसको भी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।